हेलो एवरीवन, नमस्कार, राम राम। आज अपन मनोविज्ञान के अंतर्गत पहला टॉपिक पढ़ेंगे पर्सनालिटी। ठीक है, तो ठीक है, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व है। पर्सनालिटी जो शब्द है यह पर्सोना शब्द से बना है, जो कि एक लैटिन शब्द है और जिसका अर्थ होता है मुखौटा या फिर नकाब। प्राचीन समय में जो व्यक्तित्व की अवधारणा थी उसके अंतर्गत सिर्फ बाह्य रूप रेखा और गुणों के आधार पर जो सामने दिखता था उसी आधार पर पर्सनालिटी को देखा जाता था। यानी पर्सनालिटी को देखने का या पर्सनालिटी का मापन करने का जो आधार था वो बाह्य रूपरेखा थी। ठीक है, जैसे शरीर, हाइट, ठीक है, सुंदरता, ये सब बाह्य गुणों को देखकर ही पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगाया जाता था। लेकिन वर्तमान में ये अवधारणा बदल चुकी है। अभी क्या होता है, बाह्य और आंतरिक दोनों गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो एक अच्छी पर्सनालिटी अगर अपने को चेक करनी है तो उसके बाह्य रूपरेखा और गुणों के साथ साथ उसके आंतरिक गुण, जैसे दया भाव, जैसे विनम्रता, जैसे सहिष्णुता, जैसे प्रेम आदि जो आंतरिक गुण हैं उनको भी शामिल करके फिर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करना चाहिए, और जो कि वर्तमान में किया जाता है। तो वर्तमान में व्यक्तित्व का निर्धारण करने का जो आधार है वो क्या है, आंतरिक और बाह्य दोनों गुण हैं। ठीक है, तो पर्सनालिटी जो शब्द है वो किससे बना है, पर्सोना से। पर्सोना का अर्थ क्या होता है, मुखौटा या नकाब। ठीक है, व्यक्तित्व क्या होता है, प्राचीन समय में तो सिर्फ बाह्य रूपरेखा थी। अभी व्यक्तित्व का जो आधार है वो क्या है, बाह्य प्लस आंतरिक गुण। बाह्य गुणों के अंतर्गत क्या आता है, जैसे शारीरिक संरचना, ठीक है, इसके अलावा लंबाई, ठीक है, सुंदरता, ये क्या है, किसी भी व्यक्ति के बाह्य गुण है। तो आंतरिक गुण के अंतर्गत कौन से गुण आते हैं, जैसे सहिष्णुता, प्रेम भाव, दया, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता, ये सभी गुण किसके अंतर्गत आते हैं, आंतरिक गुणों के अंतर्गत आते हैं। तो वर्तमान में व्यक्तित्व क्या है, बाह्य प्लस आंतरिक दोनों गुणों का जो योग है वो है व्यक्तित्व। ठीक है, इसके बाद व्यक्तित्व के अंतर्गत अपन कुछ परिभाषाएं देखेंगे। परिभाषाओं के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा जो आती है वो है आलपोर्ट की। ठीक है, तो आलपोर्ट परिभाषाओं के अंतर्गत परिभाषा है आलपोर्ट की। ठीक है, आलपोर्ट क्या कहते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। ठीक, एग्जाम में सीधी परिभाषा आती है और यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत की गई, तो 4 ऑप्शन आपको नाम के रूप में मिलते हैं, तो अपने को चयन करना होता है। तो ये क्या कहते हैं, मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। जो क्या करता है, वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है।
ठीक है, ये परिभाषा हो गई आलपोर्ट की। अब आलपोर्ट को अपन याद कैसे रखेंगे इस परिभाषा को? पहली बात तो ये व्यक्तित्व के अंतर्गत परिभाषा है, किसके द्वारा दी गई? आलपोर्ट के द्वारा। आलपोर्ट को याद रखेंगे अपन एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट पे क्या होते हैं? मन और देह, यानी जो वहाँ पे लोग होते हैं उनका क्या होता है? मन भी वहीं होता है, देह भी वहीं होती है। एयरपोर्ट पे क्या होती हैं? अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, अलग अलग प्लेन आती हैं तो उनकी व्यवस्थाएं होती हैं। और मन और देह क्या करते हैं? गति करते हैं, ठीक है। संगठन में करते हैं, जैसे एक प्लेन में 400 आदमी जा रहे हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं? वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन, यानी जो पहले पूर्व में नहीं किया गया था वो समायोजन स्थापित करते हैं, ठीक है। तो अपने को 3-4 कीवर्ड अपने को याद रखने हैं: मनोदेहिक व्यवस्था, गत्यात्मक, वातावरण, समायोजन, ठीक है। तो जब अपनी ये परिभाषा वहाँ क्वेश्चन के रूप में आएगी कि मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है क्या? व्यक्तित्व है, जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है, तो अपने को क्या याद आएगा? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से अपना ऑप्शन हो जाएगा आलपोर्ट, ठीक है। तो अपन वैलेंटाइन की परिभाषा को, व्यक्तित्व की परिभाषा को कैसे याद रखेंगे कि वैलेंटाइन डे पे क्या करते हैं? कोई व्यक्ति है जन्मजात और वो वैलेंटाइन डे पे किसी को प्रपोज करता है तो किसी को अर्जित करता है, तो क्या होता है? जन्मजात अर्जित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। तो वैलेंटाइन के अनुसार परिभाषा क्या है? व्यक्तित्व क्या है? जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ठीक है। इसके बाद अपन अगली परिभाषा के रूप में देखते हैं। ये परिभाषाएं क्लियर। इसके बाद इसका आएगा वर्गीकरण, ठीक है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तित्व को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो जिन जिन मनोवैज्ञानिकों ने जो जो अवधारणाएं दी हैं वो अपन आगे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है कि व्यक्तित्व का प्रकारात्मक वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले व्यक्तित्व का जो प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया वो किया हिप्पोक्रेटस ने, ठीक है। हिप्पोक्रेटस ने 2 प्रकार का व्यक्तित्व बताया, पहला बताया होमरस, दूसरा बताया फायरस, ठीक है। तो किसने प्रस्तुत किया? हिप्पोक्रेटस। कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार। कौन कौन से? ह्यूमरस व फायरस। इसके डीप में कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन सीधा क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? व्यक्तित्व का किसने किया? हिप्पोक्रेटस ने। उसके बाद कौन को कितने भागों में वर्गीकृत किया? 2 भागों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से हैं कि हिप्पोक्रेटस क्या वर्गीकरण के आधार पर व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन से प्रकार? फायरस व ह्यूमरस, ठीक है। उसके बाद आता है पाश्चात्य दृष्टिकोण, ठीक है। तो पाश्चात्य दृष्टिकोण के अंतर्गत सबसे पहला वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं क्रेस्मर, और क्रेस्मर ने इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया है। तो क्रेस्मर का वर्गीकरण कितने भागों में वर्गीकृत किया है? 4 भागों में। इसका आधार, वर्गीकरण का जो आधार है वो है शारीरिक संरचना के आधार पर। ठीक है, 4 भागों में वर्गीकरण है, ठीक है। तो ये वर्गीकरण अपन ने देखा किसका? क्रेस्मर का वर्गीकरण। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 4 भागों में। आधार क्या है इसका? शारीरिक संरचना के आधार पर। दृष्टिकोण क्या है? पाश्चात्य दृष्टिकोण। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से? स्थूलकाय, सुडोलकाय, क्षीणकाय, मिश्रित। स्थूलकाय नाट्य प्रकार के व्यक्ति, सुडोलकाय खिलाड़ी प्रवृत्ति के व्यक्ति, क्षीणकाय दुर्बल शरीर वाले व्यक्ति, मिश्रित मिलाजुला रूप होता है सभी का, ठीक है। स्थूलकाय को बोला गया है पिकनिक, सुडोलकाय को बोला गया है एथलेटिक प्रवृत्ति का, क्षीणकाय को बोला गया है एस्थेनिक प्रवृत्ति का, और मिश्रित को बोला गया है डिस्प्लास्टिक प्रवृत्ति का व्यक्ति।
इसके बाद दूसरा वर्गीकरण अपन देखते हैं, वो है सेल्डन का। सेल्डन ने भी शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया है व्यक्तित्व का, और 3 भागों में बांटा है। ठीक है, आधार क्या है? शारीरिक संरचना। कितने भागों में वर्गीकरण है? 3 भाग। व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 भागों में प्रस्तुत किया। पहला एंडोमॉर्फिक, दूसरा एक्टोमॉर्फिक, और तीसरा है मिसोमॉर्फिक। ठीक है, यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया है सेल्डन ने। इनको हिंदी में अपन बोल सकते हैं गोलाकार, आयताकार, और तीसरा लंबाकार। ठीक है, इन तीनों के लिए एक अलग मैथमेटिकल जो अप्रोच बताई गई है, ठीक है, जिनका श्रेणी अनुपात जिसका नाम दिया गया है। ठीक है, क्या? श्रेणी अनुपात। ठीक है, तो उसके अंतर्गत इसका है 1, 1, 7, दूसरे के अंतर्गत है 1, 7, 1, और तीसरे के अंतर्गत है 7, 1, 1। कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडोमॉर्फिक जो श्रेणी है उसका श्रेणी अनुपात क्या है? सेल्डन के अनुसार एंडोमॉर्फिक श्रेणी का श्रेणी अनुपात क्या है? तो उसके अंतर्गत ऑप्शन मिलते हैं 1, 7, 7, 1, 1, 7, 7, 1, 1, या फिर 1, 1, 1, 7। तो अपने को ये याद रखने हैं, और तीनों अपने को एक क्रम में याद रखने हैं। क्रम में कैसे? अंडा गोल, एक्टो लंबा और मिसो, एक्टो लंबा और मिसो आयताकार। तो अपन देखते हैं व्यक्तित्व के अंतर्गत सेल्डन का वर्गीकरण। सेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया है। कितने भागों में प्रस्तुत किया है? 3 भागों में। कौन कौन से? एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मिसोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक को बोला गया है गोलाकार, एक्टोमॉर्फिक को बोला गया है लंबाकार, और मिसोमॉर्फिक को बोला गया है आयताकार। इन तीनों का एक श्रेणी अनुपात भी सेल्डन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सेल्डन ने क्या कहा कि जो एंडोमॉर्फिक या गोलाकार होते हैं उनका श्रेणी अनुपात होता है 1, 1, 7। एक्टोमॉर्फिक या लंबाकार होते हैं उनका श्रेणी अनुपात होता है 1, 7, 1। और उसके बाद मिसोमॉर्फिक या आयताकार होते हैं उनका श्रेणी अनुपात होता है 7, 1, 1। ठीक है, वर्गीकरण का आधार क्या था? शारीरिक संरचना के आधार पर। कितने भाग? 3 भाग। एंडो, एक्टो, मिसो, गोलाकार, लंबाकार, आयताकार। 1, 1, 7, 1, 7, 1 और 7, 1, 1। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं स्प्रेनगर के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो स्प्रेनगर के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण इन्होंने समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। ठीक है, तो इनका आधार था समाजशास्त्रीय। ठीक है, तो स्प्रेनगर का समाजशास्त्रीय आधार पर वर्गीकरण है
कितने भागों में? 6 भागों में। सैद्धांतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सौंदर्यात्मक, आर्थिक और धार्मिक। ठीक है। सैद्धांतिक के अंतर्गत सत्यवादी या सिद्धांतवादी व्यक्ति, सामाजिक के अंतर्गत समाज कल्याण के लिए तत्पर व्यक्ति, राजनीतिक के अंतर्गत राजनेता, सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत कवि या फिर कोई अभिनेता, आर्थिक प्रवृत्ति के अंतर्गत कोई व्यापारी या पैसे का लेन देन करने वाले व्यक्ति, और धार्मिक प्रवृत्ति के अंतर्गत जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उस प्रकार के व्यक्तित्व को रखा गया है। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि स्प्रेनगर का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर है? तो वो अपने को ये ध्यान रखना है, समाजशास्त्रीय आधार पर। कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। और ये इसके बाद अपन देखते हैं युंग। युंग या जुंग का, युंग या जुंग का वर्गीकरण इन्होंने मुख्य आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से भाग हैं? एक तो जो खुद में खोए रहते हैं, और दूसरा जो बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व को रखते हैं। तो इसके अंतर्गत जो 2 व्यक्तित्व बताए गए हैं वो मुख्य रूप 2, और वैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 3 कर सकते हैं। अगर पूछा जाए कि जुंग या युंग के व्यक्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत कितने भाग जुंग ने बताए हैं, तो कितने भाग बताए हैं? मुख्य 2 और वैसे 3। तो कौन कौन से हैं? अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी, और तीसरा है उभयमुखी। तो जुंग का जो वर्गीकरण का सिद्धांत है वो है विश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिद्धांत है विश्लेषणात्मक सिद्धांत, और जो आधार है वो है मनोवैज्ञानिक आधार। तो जुंग या युंग ने व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया? मुख्य रूप से 2, टोटल 3। कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। ठीक है। जुंग के वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो कहलाता है विश्लेषणात्मक सिद्धांत, और आधार क्या है वर्गीकरण का? मनोवैज्ञानिक आधार। अब इसके अंतर्गत इन्होंने जो व्यक्तित्व बताया है उसमें अंतर्मुखी वे व्यक्ति होते हैं जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, जो किसी से बात नहीं करना चाहते और अपने ही अंदर खोए रहते हैं। तो वो जो व्यक्तित्व है वो है अंतर्मुखी प्रकार का। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वो होता है जो सबके साथ घुल मिल कर रहते हैं और समाज में अपना अलग योगदान प्रदान करते हैं। तो वो व्यक्तित्व कहलाता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। उसके अलावा उभयमुखी व्यक्तित्व क्या होता है? इन दोनों का मिला जुला रूप वो कहलाता है उभयमुखी व्यक्तित्व। सबसे उचित जो व्यक्तित्व बताया है जुंग ने वो है उभयमुखी। तो उपयुक्त व्यक्तित्व, ठीक है। उपयुक्त व्यक्तित्व या सबसे अच्छा जो व्यक्तित्व बताया है वो बताया है उभयमुखी व्यक्तित्व। एक बुक है टाइप ऑफ मैन, अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं ये दार्शनिक या विचारक होते हैं। और जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है ये होते हैं सामाजिक या फिर राजनेता। ठीक है। तो जुंग का वर्गीकरण कितने आधार पे? 2 आधार पे। कौन सा सिद्धांत है? विश्लेषणात्मक सिद्धांत। आधार क्या है? मनोवैज्ञानिक आधार।
कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। मुख्य प्रकार कितने हैं? 2। कौन कौन सा? अंतर्मुखी व्यक्ति, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी क्या होते हैं? जो स्वयं में ही खोए रहते हैं, स्वयं के ही विचारों को ग्रहण करते हैं और एकांतवास में रहना पसंद करते हैं। ये प्रकार का व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या होते हैं? या तो दार्शनिक बनते हैं या फिर विचारक बनते हैं। दूसरा व्यक्तित्व का प्रकार है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी वाले समाज में रहना पसंद करते हैं, मिलजुल कर दूसरों के साथ भी रहते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? सामाजिक होते हैं। और दूसरा ये राजनीतिक या इन कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और तीसरा प्रकार उभयमुखी बताया, जो कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का मिला जुला रूप है। और सबसे उपयुक्त व्यक्तित्व है जो जुंग ने बताया वो है उभयमुखी, यानी सबका मिला जुला रूप। सबसे ज़्यादा जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो अभी तक सर्व समाज में प्रतिस्थापित हुआ है या फिर जिसको सर्व प्रसिद्ध माना गया है, सर्व प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण माना गया है सबसे प्रसिद्ध, वो जुंग का व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। क्यों? क्योंकि इसका आधार क्या है? मनोवैज्ञानिक है। और सिद्धांत क्या है? विश्लेषणात्मक सिद्धांत है। अब अगला अपन वर्गीकरण का आधार देखते हैं भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर। भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। कौन कौन से हैं? सत्वगुणी, दूसरा तमोगुणी और तीसरा है रजोगुणी। ठीक है। भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ठीक है। इसका जो वर्णन किया गया है वो योग शास्त्र में है। बस 5-7 मिनट कि कितने टाइम बच रहा है? टाइम तो 5 मिनट रही है, 5 मिनट चल ही रही है। बस 1 ही मिनट में करवा दूंगा। ठीक है। भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर 3 भागों में वर्णन करे गए है। वर्णन करे गए कहाँ को? भारतीय दृष्टिकोण को योग शास्त्र के अंतर्गत। सत्वगुणी जो सत्य में विश्वास रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? सत्य में विश्वास रखते हैं। तमोगुणी ये क्या करते हैं? तम यानी अंधेरे का प्रतीक है, तो तमोगुणी क्या करते हैं? सुख प्राप्ति में विश्वास रखते हैं। ठीक है। तमोगुणी क्या करते हैं? सुख प्राप्ति में विश्वास। और रजोगुणी है, जो रजोगुणी है वो सुख प्राप्ति के अलावा कर्म में विश्वास रखता है। ठीक है। रजोगुणी क्या है? कर्म में विश्वास। इसके बाद लास्ट जो वर्गीकरण है वो है आधुनिक। आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण के भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है, भावुक, विचारशील और कर्मशील। ठीक है। तो भावुक और सबसे उचित व्यक्तित्व बताया गया है कर्मशील। भावुक, कर्मशील व विचारशील। ठीक है। और सबसे उचित व्यक्तित्व कर्मशील को बताया गया है। क्या बताया गया है? उचित व्यक्तित्व। भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर 3 प्रकार हैं और आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर भी 3 प्रकार हैं। जो भारतीय दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत भी जो सबसे उचित व्यक्तित्व बताया गया है वो बताया गया है रजोगुणी को, क्योंकि रजोगुणी क्या करते हैं? कर्म में विश्वास रखते हैं। ठीक है। तो आज व्यक्तित्व के अपन ने कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा वर्गीकरण को पढ़ा है। अगले वीडियो में व्यक्तित्व का टॉपिक और आगे कवर करेंगे। थैंक यू।